अगर ये फाइल खुली तो कुछ नाम इतिहास से मिटा दिए जाएंगे। तुम अनपढ़ हो, तुम्हें सिस्टम की समझ नहीं है। सिस्टम किताब से नहीं, सच्चाई से डरता है साहब। आज फैसला होगा, कुर्सी बचेगी या इंसान। दरवाजे हर रोज बंद होते हैं, पर आज सच खुलेगा। जब एक कुली को देश का सबसे बड़ा सच दिखा, दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह शोर से भरी थी। गाड़ियों के हॉर्न, भागते लोग, अखबार बेचने वालों की आवाजें। लेकिन सेंट्रल सचिवालय की उस इमारत के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। तीसरी मंजिल, कॉरिडोर नंबर 3, कमरा 307। यह कमरा बाहर से किसी आम सरकारी ऑफिस जैसा दिखता था। सफेद दीवारें, सरकारी पंखा, पुरानी फाइलों की गंध। आज इस कमरे के बाहर 14 लोग खड़े थे। IAS, IPS, CBI, रॉ, कानूनी सलाहकार और बीच में एक दुबला सा लड़का। नाम ईश्वर। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उस शांति में डर नहीं था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि अंदर क्या है। इसे अंदर किसने बुलाया? एक सीनियर अफसर ने गुस्से में पूछा। सेक्रेटरी साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने फाइल से नजर हटाए बिना कहा, मैंने। पूरा कॉरिडोर जैसे ठिठक गया। कमरा 307 के अंदर एक मोटी स्टील की टेबल थी। उस टेबल के बीचों बीच रखी थी लाल रंग की एक स्टील फाइल। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई विभाग नहीं, बस एक कोड, प्रोजेक्ट V9। पिछले 3 साल से देश के सबसे तेज दिमाग इस फाइल को खोलने की कोशिश कर चुके थे। पासवर्ड फेल, बायोमेट्रिक फेल, फॉरेंसिक एक्सपर्ट फेल, और आज एक कुली को बुलाया गया था। ये मजाक है क्या? अब स्टेशन का कुली देश बचाएगा? ईश्वर चुप था। उसने किसी की तरफ नहीं देखा। ईश्वर का बचपन रेलवे के पुराने गोदामों में बीता था, जहां सील लगे कंटेनर, टूटे ताले और बिना नाम की पेटियां होती थीं। उसके पिता लोडिंग करते थे, ईश्वर बस देखता था। सेक्रेटरी साहब ने सिर उठाया। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ये फाइल खोल पाओगे? ईश्वर ने पहली बार सीधा देखा, क्योंकि इसे बंद करने वाला घबराया हुआ था। एक IPS अफसर खड़ा हो गया। तुम जानते भी हो इसके अंदर क्या है? ईश्वर शांत रहा। नहीं, लेकिन मुझे पता है इसमें झूठ है। ईश्वर ने फाइल को छुआ नहीं, बस उसके चारों ओर हाथ घुमाया। उसने टेबल पर कान लगाया। एक अधिकारी हंसा। अब ये सुनकर खोलेगा? ईश्वर बोला, सिस्टम भी आवाज करता है साहब। ईश्वर ने फाइल को सिर्फ आधा इंच झुकाया। क्लिक आवाज हल्की थी, लेकिन सेक्रेटरी की रीढ़ सीधी हो गई। ईश्वर ने धीमे से कहा, अगर इसे पूरा खोला गया तो कुछ लोग इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। किसी ने पूछा, कौन? ईश्वर चुप रहा। उसने फाइल को 2 उंगलियों से पकड़ा। ना जोर, ना जल्दबाजी। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन हाथ स्थिर थे। फाइल का पहला लॉक खुल गया। सेक्रेटरी साहब उठ खड़े हुए। रुको, अभी नहीं। ईश्वर ने पहली बार उनकी तरफ देखा। अब रुकना सबसे खतरनाक होगा। और अंदर जो था वो सिर्फ कागज नहीं था, वो नाम थे, वो सौदे थे, वो लाशों की फाइलें थीं। पूरा कमरा सन्न। जब सच ने पहली बार सिस्टम को डरा दिया, कुछ मिनट पहले तक जहां हंसी थी, तंज था, घमंड था, अब वहां डर बैठ चुका था। लाल स्टील फाइल आधी खुली थी, पूरी नहीं, बस इतनी कि अंदर झांका जा सके, और वही आधा सच पूरे सिस्टम को बेचैन करने के लिए काफी था। सेक्रेटरी की आवाज अब आदेश नहीं थी, वह गुहार जैसी लग रही थी। फाइल बंद करो अभी। ईश्वर ने हाथ नहीं हटाया। उसकी आंखें अब फाइल के कागजों पर नहीं थीं, वह लोगों के चेहरों को पढ़ रहा था। एक IAS अफसर का चेहरा पीला पड़ गया। एक CBI अधिकारी ने चश्मा उतारकर पसीना पोंछा। रॉ के आदमी ने मोबाइल साइलेंट पर डाला, और एक आदमी जो अब तक बिल्कुल चुप था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ईश्वर ने वही देखा। अब क्यों डर लग रहा है? ईश्वर की आवाज बहुत हल्की थी। अभी तो सिर्फ पहला पन्ना खुला है। फाइल का पहला पन्ना सिर्फ एक सूची थी। नाम, बड़े नाम, राजनेता, बिजनेसमैन, एक जज, एक मीडिया हाउस का मालिक। नामों के आगे तारीखें थीं, और हर तारीखर के आगे एक कोड। ईश्वर ने कोड पढ़ने की कोशिश नहीं की। उसने नीचे लिखा छोटा सा वाक्य पढ़ लिया, ऑपरेशन क्लीन साइलेंस। एक अधिकारी ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अगर ये मीडिया तक पहुंचा तो देश में आग लग जाएगी। ईश्वर ने फाइल बंद नहीं की। उसने उल्टा सवाल पूछा, तो आग लगनी चाहिए थी क्या? रॉ अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, लड़के, तू नहीं समझेगा, कुछ सच बाहर नहीं आने चाहिए। ईश्वर ने सिर झुकाया। मेरे पिता ने भी यही कहा था कि कुछ ताले नहीं खोलने चाहिए। वह रुका, फिर बोला, लेकिन हर ताला जो बंद है वो किसी को बचा नहीं रहा होता। सेक्रेटरी साहब की कुर्सी चरमराई। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? नौकरी? सुरक्षा?
ईश्वर ने पहली बार सीधा जवाब दिया, मुझे जानना है कि इस फाइल के लिए कितने लोग मरे। कमरे में जैसे किसी ने सांस रोक ली। सीबीआई अधिकारी ने धीरे से कहा, सर, ये केस 2014 से जुड़े हैं। रॉ वाला बोला, कुछ एक्सीडेंट थे। आईएएस ने जोड़ा, कुछ सुसाइड। ईश्वर ने बस एक लाइन कही, और कुछ। ईश्वर ने दूसरा लॉक खोला। अब कागज तेजी से पलटने लगे। रेल दुर्घटना, कोयला घोटाला, एक पत्रकार की हत्या। तुम ये सब कैसे समझ रहे हो? एक अफसर ने झल्लाकर पूछा। ईश्वर बोला, क्योंकि कबाड़ में सबसे पहले टूटी हुई चीजें दिखती हैं। ईश्वर का दिमाग पैटर्न पकड़ता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने जिंदगी को बहुत पास से देखा था। उसने देखा था कौन जल्दी झूठ बोलता है, कौन चुप रहता है और कौन डर छुपाता है। फोन बजा। सेक्रेटरी ने कॉल उठाया। हाँ सर, समझ गया। उन्होंने कॉल काटी। फिर ईश्वर की तरफ देखा। तुम्हें अब भी यहां से जाना होगा? ईश्वर ने पूछा। क्यों? क्योंकि अब यह मामला हमारे हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है? लेकिन उसी पल कमरे के बाहर भारी कदमों की आवाज आई। एनएसजी कमांडो। कमरे में घुसते ही आदेश, फाइल सील करो, लड़के को हिरासत में लो। रामदीन, जो बाहर खड़े थे, अंदर दौड़े। मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर रहा। एक जवान ने उन्हें रोका। ईश्वर शांत था। उसने फाइल बंद कर दी, लेकिन मुस्कुराया। ईश्वर ने जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला। जब मैं अंदर आया था, मैं अकेला नहीं था। सेक्रेटरी की आंखें फैल गईं। मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, अपलोड कंप्लीट। एक रॉ अधिकारी चिल्लाया, नेटवर्क बंद करो। टीवी चैनल ब्रेकिंग दिखा रहे थे। सरकारी प्रोजेक्ट V9 पर बड़ा खुलासा, सीक्रेट फाइल्स लीक। कमरे 307 में अब सत्ता नहीं थी, सिर्फ डर था। ईश्वर को ले जाया गया, हथकड़ी नहीं लगी, लेकिन 4 लोग साथ थे। ईश्वर जाते जाते बोला, मैंने सिर्फ ताला खोला है, अब दरवाजा देश खोलेगा। रामदीन की टूटती आवाज, बेटा। ईश्वर ने पीछे मुड़कर कहा, डरना मत बाबू, सच भारी होता है लेकिन गिरता नहीं। जब सच को कुचलने की कोशिश हुई, दिल्ली कभी नहीं सोती। लेकिन उस रात शहर जागा नहीं था, शहर डरा हुआ था। हर न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन घूम रही थी, प्रोजेक्ट V9, देश की सबसे बड़ी सीक्रेट फाइल लीक। ईश्वर कहां था? ना कैमरे जानते थे, ना मीडिया, ना जनता। ईश्वर इस वक्त दिल्ली के बाहर एक बिना नाम की इमारत में था। कमरा छोटा था, दीवारें मोटी, खिड़की नहीं, बस एक टेबल, 2 कुर्सियां, और सामने बैठा था अजय मल्होत्रा, देश की खुफिया एजेंसी का सबसे खतरनाक नाम। तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। अजय मल्होत्रा की आवाज में गुस्सा नहीं था, वह डरावना हिस्सा था। ईश्वर चुप रहा। तुमने फाइल किसे भेजी? कितने लोगों को? तुम्हारे पीछे कौन है? ईश्वर ने एक ही जवाब दिया, सच। अजय ने हल्की मुस्कान दी। सच कभी अकेला नहीं चलता लड़के, उसे कोई चलाता है। अजय ने टेबल पर फाइल पटकी। तेरे पिता रेलवे स्टेशन पर है, बूढ़ा आदमी है, भीड़ बहुत होती है वहां। ईश्वर की आंखें पहली बार हिलीं, बस एक पल के लिए। अगर तूने जुबान खोली तो एक्सीडेंट हो सकता है। ईश्वर की आवाज धीमी थी, जैसे फाइल में लिखा है। कमरे में सन्नाटा। अजय का चेहरा बदलता है। तू बहुत ज्यादा जान गया है। ईश्वर बोला, नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ा है, आपने जिया है। सरकार ने बयान जारी किया, प्रोजेक्ट V9 एक गलतफहमी है। लीक हुई फाइलें छेड़छाड़ की गई हैं। एक नाबालिग को गुमराह किया गया। मीडिया में कहानी पलटने लगी। ईश्वर अब हीरो नहीं, प्यादा बनने लगा। उसी रात रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ। एक ट्रॉली फिसली, रामदीन गिर पड़े। ज्यादा चोट नहीं थी, लेकिन संदेश साफ था। अजय ने मोबाइल आगे बढ़ाया, देख, अभी जिंदा है। ईश्वर ने स्क्रीन देखी, उसकी मुट्ठी भींच गई। अजय बोला, सिस्टम ऐसे ही बात करता है। ईश्वर ने सिर उठाया, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि कबाड़ में भी कोई चीज बेकार नहीं होती। अजय ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? ईश्वर ने पहली बार मांग रखी, प्रोजेक्ट V9 का आखिरी पन्ना। अजय ठहाका मारकर हंसा, वो पन्ना देश गिरा देगा। अजय उठ खड़ा हुआ, V9 कोई ऑपरेशन नहीं है, यह एक सूची है उन लोगों की जो देश को बेच सकते थे। तो ये सुरक्षा थी? ईश्वर ने पूछा। अजय की आवाज भारी हो गई, ये सत्ता थी। इसी दौरान रॉ के भीतर एक अफसर चुप नहीं रहा। नाम मीरा कौल। उसने ईश्वर की लीक की हुई फाइलें देखीं और समझ गई। उसने सीधा आदेश तोड़ा, ईश्वर की लोकेशन ट्रैक की और अजय मल्होत्रा के खिलाफ पहली रिपोर्ट फाइल की। अजय को कॉल आया, ऊपर से दबाव है। उसने फोन काटा, ईश्वर की तरफ देखा, आज तू बच जाएगा।
लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। ईश्वर को शहर के बाहर उतार दिया गया। कोई फोन नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ एक बात, सच अब सबको पता था। सुबह ईश्वर स्टेशन पहुंचा। रामदीन पट्टी बांधे बैठे थे। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर रामदीन बोले, डर तो लगा बेटा? ईश्वर बोला, मुझे भी। टीवी पर खबर चल रही थी, एक अफसर हिरासत में। सुबह के 5 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर अभी अंधेरा था, लेकिन देश के सबसे ऊंचे दफ्तरों में रात खत्म नहीं हुई थी। टीवी चैनलों पर एक ही टिकर चल रहा था, प्रोजेक्ट V9, सुप्रीम लेवल जांच के आदेश, रॉ अधिकारी अजय मल्होत्रा सस्पेंड। रॉ हेडक्वार्टर की 3री मंजिल, कमरा नंबर 12। मीरा कॉल अपनी फाइलें समेट रही थीं। उसे पता था आज के बाद वह अंदर नहीं रहेगी। उसका मोबाइल बजा, अनजान नंबर। आप बहुत आगे बढ़ गई हैं मीरा। आवाज शांत थी, लेकिन चेतावनी साफ। मीरा ने जवाब दिया, अब पीछे हटने की जगह नहीं बची। सस्पेंशन के बाद अजय घर में नहीं बैठा था। वह जानता था अगर जांच पूरी हुई तो वह अकेला नहीं गिरेगा, बहुत सारे नाम साथ गिरेंगे, और सत्ता कभी भी साथ गिरना पसंद नहीं करती। उसने अपना आखिरी हथियार उठाया, जनता को गुमराह करना। एक प्रेस रिलीज तैयार हुई। प्रोजेक्ट V9 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए था। स्टेशन के पास ईश्वर और रामदीन एक छोटे से कमरे में थे। दरवाजा जोर से पीटा गया। CBI। ईश्वर कुमार, आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। रामदीन घबरा गए। बेटा, ईश्वर ने उनका हाथ दबाया। अब डरने का समय नहीं है। इस बार कमरा अलग था, ज्यादा रोशनी, ज्यादा कैमरे। एक अफसर बोला, तुम्हें किसने कहा था फाइल लीक करने को? ईश्वर ने सीधा जवाब दिया, किसी ने नहीं। तो क्यों किया? ईश्वर बोला, क्योंकि अगर नहीं करता तो मैं भी उसी फाइल का हिस्सा बन जाता। एक अफसर झुका, अगर तुम मान लो कि तुम गुमराह हुए थे तो सब खत्म हो सकता है। ईश्वर ने कैमरे की तरफ देखा, और जो मरे उनका क्या? कमरे में सन्नाटा। मीरा कॉल सीधे मीडिया के पास नहीं गई, वह गई सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के पास। उसने पूरी फाइल सामने रखी। जज ने बस एक लाइन कही, अगर यह सच है तो देश को यह सुनना ही होगा। अजय मल्होत्रा को खबर मिली, मीरा कोर्ट जा चुकी है। उसने एक आखिरी कॉल किया। ऊपर जवाब आया, अब खुद बचाओ। यही वह पल था जब सत्ता ने उससे हाथ खींच लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय, आपात बैठक, फैसला लिया गया। देश के नाम संबोधन, लेकिन भाषण से पहले एक सवाल था, ईश्वर को क्या कहा जाए? ईश्वर को बताया गया, अगर तुम आज चुप रहो तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। ईश्वर ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, मेरे पिता ने कबाड़ उठाया है, मैंने सच। अब अगर मैं चुप रहा तो मैं खुद कबाड़ बन जाऊंगा। टीवी पर सन्नाटा। शाम 8 बजे पूरा देश टीवी के सामने था। प्रधानमंत्री बोले, कुछ गलतियां हुई हैं। प्रोजेक्ट V9 की स्वतंत्र जांच होगी, और जिन लोगों ने कानून से ऊपर खुद को समझा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाम नहीं लिए गए, लेकिन जनता समझ गई कुछ टूट चुका है। उसी रात बिना शोर, बिना कैमरा, अजय को ले जाया गया। कोर्ट के बाहर मीरा ने ईश्वर को देखा, तुम डरे नहीं? ईश्वर बोला, डरा हूं, लेकिन अब डर काम का नहीं। मीरा मुस्कुराई, तुमने सिस्टम को आईना दिखा दिया। जब सच ने चुपचाप जीत दर्ज की। दिल्ली की सर्द सुबह थी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भीड़ नहीं थी, नारे नहीं थे, कैमरों की चीख पुकार भी नहीं, बस इंतजार था एक फैसले का। ईश्वर पीछे वाली पंक्ति में बैठा था, साफ कपड़े, सरल चेहरा, वही शांत आंखें। मुख्य न्यायाधीश ने फाइल बंद की। यह मामला सिर्फ प्रोजेक्ट V9 का नहीं है, यह उस सोच का है जो खुद को कानून से ऊपर मान बैठी। पहली बार अजय मल्होत्रा बिना ताकत के खड़ा था। उसकी आंखें झुकी थीं। मीरा ने एक एक दस्तावेज रखा, नाम, तारीखें, फर्जी एनकाउंटर, और आखिर में बोली, अगर एक अनपढ़ लड़का इस सिस्टम की खामोशी तोड़ सकता है तो सवाल सिस्टम पर है, उस पर नहीं। क्लर्क की आवाज गूंजी, ईश्वर कुमार। ईश्वर उठा, कदम धीमे, पीठ सीधी। जज ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? ईश्वर ने सोचा, फिर बोला, लगा था, लेकिन डर से बड़ा बोझ चुप्पी होती है। कोर्ट रूम में पूरी खामोशी। जज ने पूछा, अगर तुम्हें फिर मौका मिले तो क्या तुम वही करोगे? ईश्वर ने बिना रुके कहा, हां। 3 घंटे बाद सब खड़े थे। जज बोले, प्रोजेक्ट V9 को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। सभी दोषियों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा, और ईश्वर कुमार को इस मामले में राष्ट्रीय गवाह का दर्जा दिया जाता है। कोई ताली नहीं बजी, लेकिन कई आंखें भर आईं। जब उसे ले जाया गया, उसने पीछे मुड़कर ईश्वर को देखा, एक पल के लिए,
फिर नजरें हटा लीं। वह जान चुका था। कोर्ट के बाहर रामदीन ने बेटे को गले लगाया। तू जीत गया बेटा, ईश्वर ने धीरे से कहा। नहीं बाबू, आज बस हार रुकी है। कुछ महीने बाद खबरें बदल चुकी थीं। नई बहसें, नए घोटाले, लेकिन एक छोटा सा बोर्ड रेलवे स्टेशन के पास अब भी लगा था। ईश्वर कुमार सत्य सहायता केंद्र। मीरा ने नौकरी छोड़ दी। वह अब एक स्वतंत्र जांच आयोग का हिस्सा थी। उससे किसी ने पूछा, क्या पछतावा है? मीरा बोली, हाँ, कि हमने इतने साल चुप रहकर गलत लोगों को बहादुर बना दिया। शाम, रेलवे स्टेशन। ईश्वर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन आई, भीड़ उतरी, भीड़ चढ़ी। कोई उसे नहीं पहचानता था और यही उसे सबसे ज्यादा सुकून देता था।